हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड। इस समय जो सिचुएशन चल रही है उन सिचुएशन में आप बड़े पेशेंस से, आप बड़ी डेडिकेशन से, आप बड़ी पंक्चुअलिटी से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बड़ी फॉर्चुनेट की बात है। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको लाइफ में बहुत बड़ी सफलता पानी है, आपको दुनिया के लिए काम करना है, आपको लोगों की ज़िंदगी संवारनी है। इसलिए आपको अपनी स्टडी पर फोकस रहना है, पंक्चुअल रहना है, रेगुलर रहना है, जरा सा भी आलस नहीं करना है, क्योंकि यही आलस और यही लापरवाही हमें पीछे खींचती है। तो आइए हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि जब भी कोई लाइट किसी पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होती है तो उसमें डेविएशन नहीं होता है, नेट डेविएशन 0 होता है। डेविएशन का मतलब होता है अपने ओरिजिनल रास्ते से कितने एंगल टर्न होना, तो नेट डेविएशन 0 होता है। जबकि अभी आगे आप पढ़ेंगे प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि पैरेलल ग्लास स्लैब में दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिससे एक सरफेस पर जितना डेविएशन प्रोड्यूस होता है क्लॉकवाइज, दूसरे पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की कंपैरिजन में परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट किए थे, वो होता है स्मॉल टी इंटू आई 1 - 1 अपॉन एन के बराबर। मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक तो थिकनेस ऑफ द स्लैब पर डिपेंड करता है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब पर डिपेंड करता है। अगर आपका थिकनेस ज़्यादा होगी स्लैब की तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, अगर थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। दूसरी बात आपने देखा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर देंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज कर देंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पर आई इक्वल टू जब 90 हो जाएगा तो उस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, वो आपका स्लैब की थिकनेस के इक्वल हो जाता है। और अगली बात बताया था कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर देंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर देंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बताया था कि जो आपका विबिग्योर कलर है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, आपका रेड, तो उसमें बैगनी जिसको आप वायलेट बोलते हैं, वायलेट के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है और रेड के लिए सबसे कम होता है। ये और आपने 2 रिजल्ट और देखे थे पैरेलल ग्लास स्लैब में, जो अगर लास्ट मीडियम और फर्स्ट मीडियम सेम है तो जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ये आपने देखा था। तो ये रहा हम लोगों का रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा मीडियम पैरेलल में रखे हो, मान लो लाइट पहले एयर से ग्लास में गई, फिर वाटर में गई, फिर एयर में गई, तब आप कैसे उनको रिलेट करेंगे? तो अगर मल्टीपल पैरेलल मीडियम है तो उस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम ये डिस्कस करेंगे। मीन्स हम डिस्कस करेंगे अगर मल्टीपल पैरेलल मीडियम हो तो उस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं कि अगर मल्टीपल पैरेलल मीडियम होगा तो उस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, हम ये डिस्कस। आइए देखिए, अब है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल पैरेलल मीडियम, मल्टीपल पैरेलल मीडियम। अप्लाइंग, देखिए पहले आपको एक्सप्लेन कर दें, ये हमारा देखिए ये एयर है, ये ग्लास है, ये वाटर है, ये एयर है। तो यहाँ पर 3 मीडियम इन्वॉल्व हैं, एक एयर, एक ग्लास, एक वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? Na है। वाटर का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? Ng है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? Nw है। अब एक पीक्यू लाइट रे देखिए एयर से इस ग्लास के इंटरफेस AB के पॉइंट Q पर इंसिडेंट होती है। एक पीक्यू लाइट रे
आपके एयर और ग्लास के इंटरफेस ए बी के पॉइंट क्यू पर इंसिडेंट होती है। कितने एंगल पर? I1 एंगल पर। कहां से? नॉर्मल से। नॉर्मल क्या है? N1 N2 N1 N2 ये नॉर्मल है, इससे I1 एंगल पर ये इंसिडेंट होती है। अब ये एयर से कहाँ जा रही? ग्लास में। तो जिस मीडियम में स्पीड कम होती है उस मीडियम में एंगल भी नॉर्मल से कम होता है। एयर में स्पीड ज्यादा होगी, ग्लास में कम होगी। जब एयर से ग्लास में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी तो इसका एंगल भी डिक्रीज होगा। देखिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड हो गई और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया। अब QR जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जाकर के EF इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है पॉइंट R पर। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? R1। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं तो इक्वल होंगे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल होंगे। R1 एंगल पर यहाँ इंसिडेंट होती है पॉइंट R पर। अब ग्लास डेंसर, ग्लास में स्पीड कम होती है, वाटर में ग्लास की कंपेरिजन में ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। आप देखिए नॉर्मल से दूर हट रही लाइट रे, तो अगली रिफ्रैक्टेड रे हो गई आपकी RAS। क्या हो गई? RAS। कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही? R2 पर। कितने पर? R2 पर। और नेक्स्ट इंटरफेस के पॉइंट S पर वो R2 एंगल पर जाके इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल हमने H1 H2 ले लिया है। अब यहाँ से पॉइंट S से फिर रिफ्रैक्शन लाइट का हो रहा है, ये एयर में जा रही है। अब ये वाटर से एयर में जा रही है, एयर में स्पीड ज्यादा है तो नॉर्मल से एंगल ज्यादा होगा। ये अब यहाँ पर ST रे जो है वो PQ के पैरेलल होगी, इसलिए देखिए ये R1 एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? R1 एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई और ये फिर बाहर निकल जा रही है। अब हम तीनों मीडियम के इंटरफेस पर बारी बारी स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। एक बार AB सरफेस पर अप्लाई करेंगे, एक बार FE सरफेस पे अप्लाई करेंगे, एक बार CD सरफेस पे अप्लाई करेंगे। नाउ एट सरफेस AB सरफेस पे देखिए स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए सबसे आसान मैं आपको बता दूं स्नेल लॉ अप्लाई करने के लिए, जब जिससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन I इक्वल टू इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन R। तो देखिए ये NA हो गया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, इस मीडियम में साइन I1 हो गया, इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया, इस मीडियम का साइन एंगल हो गया। जिस मीडियम का आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए उसी मीडियम का साइन एंगल ले लीजिए, तो हो जाएगा NA इंटू साइन I1 इक्वल टू NG इंटू साइन R1। यहाँ से साइन I1 अपॉन साइन R1 आ गया NG अपॉन NA, इसको हम लिखते हैं ANG। क्या लिखते हैं? ANG। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम EF सरफेस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NG इंटू साइन R1। देखिए यहाँ पर है NG, ये है NG इंटू साइन R1 इक्वल टू NW इंटू साइन R2। तो यहाँ से साइन I1 अपॉन साइन R2 हो जाएगा NW अपॉन NG हो जाएगा GNW। सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम सरफेस CD पर स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। सरफेस CD पर हो जाएगा NW इंटू साइन R2 इक्वल टू N एयर इंटू साइन I1। ये I1 और I1 ये सेम इसलिए है, अभी बताया था कि ये इमर्जेंट रे पैरेलल है PQ के, इंसिडेंट रे के, इसलिए नॉर्मल से जितना एंगल ये बना रही है उतना नॉर्मल से एंगल ये बना रही है। अब CD पर हो जाएगा NW इंटू साइन R2 इक्वल टू NA इंटू साइन I1। यहाँ से साइन R2 अपॉन साइन R1 हो जाएगा NA अपॉन NW इक्वल टू हो जाएगा WNA। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा ANG इंटू GNW इंटू WNA इक्वल टू 1। अब ऐसे अगर तीन से ज्यादा मीडियम भी हो लेकिन लास्ट मीडियम और फर्स्ट मीडियम अगर सेम हो तो उनको मल्टीप्लाई कर दो तो यही 1 के बराबर आएगा। यहाँ से आपका देखिए आ जाएगा GNW इक्वल टू ANW अपॉन ANG। मीन्स वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में जब आप निकालेंगे तो वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में अपॉन ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अगर आपको WNG निकालना है मीन्स ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो अब आपको मैं क्लू बता दूं, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो वो न्यूमरेटर में होता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो वो डिनोमिनेटर में होता है। तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ जाएगा। आइए हम एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए आपको ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 3/2 गिवन है और आपको वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 4/3 गिवन है। आपसे कहा जाए कि ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालिए, ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालिए। तो जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए वो न्यूमरेटर में जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा WNG इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/2/4/3 9/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में 9/8 आ जाएगा। अब मान लो आपसे कहा जाए कि वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में, इसी का उल्टा कर दिए तो ये 8/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। तो जब भी आपको दो मीडियम के एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिए गए हों और एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो जिसका फाइंड आउट करना हो उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक नहीं होगी। आइए देखिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आकर्स बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मीन्स रिफ्रैक्शन का मेन कारण ही है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। अगर स्पीड सेम हो गई तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसमें लाइट रे नॉर्मल से ज्यादा एंगल बनाएगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसमें लाइट रे नॉर्मल से कम एंगल बनाएगी। सेकंड, इफ स्पीड इज सेम फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया देयर इज नो रिफ्रैक्शन। अगर दो मीडियम में स्पीड सेम है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। The relation between refractive index and dielectric constant of a medium n स्क्वायर इक्वल टू k होता है। मीन्स जो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है n स्क्वायर इक्वल टू k, जहां पर n क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। with increase of temperature T refractive index of medium decreases। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाता है। और वायलेट कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है, रेड कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है। तो अगर हार्टर एयर है तो उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो रेयर मीडियम होगी। अगर कूलर एयर है तो उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो डेंसर मीडियम होगी। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, हर एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए अलग अलग होता है। दूसरा जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होती है। और दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, अगर लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। वायलेट कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होता है। रेड कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है, इसलिए उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे मिनिमम होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने कंसीडर किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ क्या होती है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है। ओके, फिर हम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं